हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो है प्रीवियस एमसीक्यू जो सीरीज़ है लाइव 214, उसके बाद लाइव 215 पे जा रहे हैं और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि आईबीपीएस पैटर्न पे आरएसएबी महाट्रांसको के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन किए जाए, एज वेल एज यूनिवर्सल ऑल इंडिया एजेई से रिलेटेड जितने भी हमारे पास यूनिवर्सल कंसेप्ट है उन सबको हम क्लियर करें इस सीरीज़ के थ्रू। तो समझते हैं हमारे पास अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, अगर आप आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और अगर नहीं जानते हैं तो डिटेल से सीखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? टू अल्टरनेटर ए एंड बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल. If the excitation of alternator A is increased, then reactive power of alternator A is increased and B is unchanged. Reactive power of A alternator is decrease और C ऑप्शन दिया हुआ है both real and active power and reactive power of A are increased and reactive power of A is increased and B is decreased. Real and active power एक ही बात होगी, ठीक है। अब हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम सिचुएशन को समझते हैं, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर। सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए एक अल्टरनेटर ए है हमारे पास, उसका ये फील्ड वाइंडिंग है जिससे हम डीसी सप्लाई देते हैं, फील्ड एक्साइटेशन हम इस तरह से देते हैं। यही अल्टरनेटर जो है दूसरे बी अल्टरनेटर के पैरेलल में कनेक्टेड है, इस तरह से हमारे पास इसकी भी फील्ड वाइंडिंग VF है और करंट IF है। अब ये किसी लोड से कनेक्टेड है, जहां पर लोड में हमारे पास जो है ये लोड हम कनेक्ट कर देते हैं। लोड को रिक्वायरमेंट है एक्टिव पावर P की, PL और रिएक्टिव पावर QL की, ठीक है। अभी हमारे पास क्या हो रहा है, ये सिचुएशन एज्यूम करिएगा। यहाँ से हम जो है P1 एक्टिव पावर दे रहे हैं और रिएक्टिव पावर Q1, उसी तरह एक्टिव पावर P2 दे रहे हैं और रिएक्टिव पावर Q2 दे रहे हैं। अब ये दोनों मिलके P1 प्लस P2 जो हो जाएगा PL हो जाएगा, P1 प्लस P2 और QL क्या हो जाएगा, कितनी रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है, Q1 प्लस Q2। ये दोनों मिलके इतनी रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये सिचुएशन है। अभी हमने क्या किया, ए अल्टरनेटर का एक्साइटेशन इंक्रीज कर दिया। एक्साइटेशन इंक्रीज करने का मतलब सिंपल सा मतलब होता है फील्ड वोल्टेज को बढ़ाना, फील्ड करंट को बढ़ाना। फील्ड करंट को बढ़ाना मतलब फील्ड एमएमएफ को बढ़ाना, NF इंटू IF, और फील्ड एमएमएफ को बढ़ाएंगे इसका मतलब फील्ड फ्लक्स को बढ़ाना। फील्ड फ्लक्स को बढ़ाने के बाद हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ की, नो लोड इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन होती है √3 इंटू 4.44 पर F5F N इंटू KW, ये हमारे पास रहता है। तो फील्ड फ्लक्स को बढ़ाने से एक्साइटेशन ईएमएफ दैट इज द नो लोड इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाता है। ये कहानी है हमारे पास अभी तक की। इसकी वजह से हमारे पास ये बताना है कि कौन सी पावर में चेंज आएगा, एक्टिव पावर में चेंज आएगा कि रिएक्टिव पावर में चेंज आ जाएगा। और अगर इसके एक्टिव या रिएक्टिव पावर किसी में चेंज आ रहा है तो सेकेंड अल्टरनेटर के एक्टिव और रिएक्टिव पावर पे क्या फर्क पड़ेगा। वी आर एज्यूमिंग दैट कि लोड एक्टिव पावर और लोड रिएक्टिव पावर जो है रिक्वायर्ड है वो कांस्टेंट है। हम केवल चेंजेस जो है ए अल्टरनेटर में कर रहे हैं और उस पर बी अल्टरनेटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एज वेल एज लोड पे कैसे सप्लाई करेंगे कांस्टेंट लोड के लिए। अब देखो जरा प्लीज, एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है एक्साइटेशन की रिगार्डिंग। वो कंसेप्ट हम जो है वी कर्व से समझ सकते हैं। वी कर्व हमारे पास किस तरह से बनता है, वी कर्व या इन्वर्टेड वी कर्व बना दीजिए। इन्वर्टेड वी कर्व बनाते हैं। इन्वर्टेड वी कर्व हमारे पास इस तरह से बनता है, ये इन्वर्टेड वी कर्व है। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल एक्साइटेशन कंडीशन रहती है, यहाँ पे अंडर एक्साइटेशन कंडीशन रहेगी और यहाँ पर हमारे पास ओवर एक्साइटेशन कंडीशन रहती है, ठीक है। ये हमारे पास तीन कंडीशन है। जनरली हमारे पास कोई भी अल्टरनेटर होता है वो हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट करता है। लैगिंग पावर फैक्टर की कंडीशन मतलब ओवर एक्साइटेशन रीजन में ऑपरेट करता है। इस रीजन को हमें एज्यूम करना है। इधर क्या होता है हमारे पास अल्टरनेटर में लीडिंग पावर फैक्टर रहता है और यहाँ पे आपके पास कौन सा पावर फैक्टर रहेगा, यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा। इन्वर्टेड वी कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन पावर फैक्टर दैट इज cos phi वर्सेस हमारे पास फील्ड करंट या फील्ड एक्साइटेशन।
यही है हमारे पास। अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है हमारे पास कि यहाँ पर आप जो है फील्ड करंट या फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ा रहे हैं। फील्ड करंट या फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जैसे जैसे मान लीजिए ओवर एक्साइटेशन में जैसे जैसे फील्ड एक्साइटेशन और फील्ड करंट को बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, पावर फैक्टर की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होगी, पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है मतलब cos फाई डिक्रीज हो रहा है। और हमेशा ध्यान रखिए cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू यूनिटी। cos फाई डिक्रीज होता है वहाँ साइन फाई बढ़ता है, और साइन फाई बढ़ने का मतलब हमारे पास रिएक्टिव पावर क्या होती है, वी आई साइन फाई, ये हमारे पास रहती है। अगर सिंगल फेज के रेस्पेक्ट में देखें, पर फेज के रेस्पेक्ट में रिएक्टिव पावर इंक्रीज हो रही है। अल्टीमेटली एक्साइटेशन बढ़ाने का मतलब वी आर डिलीवरिंग मोर रिएक्टिव पावर, है ना, इन द ओवर एक्साइटेशन कंडीशन मोर रिएक्टिव पावर हम जो है डिलीवर कर रहे हैं, यही बात है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि ए अल्टरनेटर का हमारे पास जो है एक्साइटेशन बढ़ाने से ये ज़्यादा रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, Q1 बढ़ जाएगा। Q1 बढ़ जाएगा, QL तो कांस्टेंट है, रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है, Q1 बढ़ गया तो Q2 क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। उतनी रिएक्टिव पावर हमें सप्लाई करनी है जितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, Q2। हाँ, यहाँ पर जो है एक्टिव पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्टिव पावर जो है हमारे पास P1 प्लस P2, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्साइटेशन चेंज होने की वजह से। एक्टिव पावर पे कैसे फर्क पड़ेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देख लेंगे, कॉमन कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ओवरऑल एक्सप्लेनेशन के बाद ये बताइएगा। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टिव पावर जो है वो ए की हमारे पास जो है ए अल्टरनेटर की इंक्रीज हो रही है और बी अल्टरनेटर की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो ओवरऑल ऑप्शन क्या रहेगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ द मैकेनिकल पावर इनपुट टू द अल्टरनेटर इज इंक्रीज्ड, मैकेनिकल पावर इनपुट इंक्रीज किया गया अल्टरनेटर का, बट द एक्साइटेशन इज क्वाइट कांस्टेंट। तो एक्साइटेशन का कंसेप्ट तो समझ में आ गया, एक्साइटेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब रिएक्टिव पावर का तो कोई फर्क नहीं पड़ना वाला, है ना। रिएक्टिव पावर का हमारे पास ऑप्शन ही हट जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है रियल पावर मतलब एक्टिव पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्टिव पावर आउटपुट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। अगेन एज्यूमिंग द सेम सिचुएशन कि आपके पास दो अल्टरनेटर पैरेलल में है या फिर सिंगल अल्टरनेटर को ही कंसिडर करो। आपके पास जो है यहाँ पर ये अल्टरनेटर है, इसको आप मैकेनिकल इनपुट देते हैं और आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट आता है, ठीक है। मैकेनिकल इनपुट, मैकेनिकल पावर बढ़ा रहे हो, मैकेनिकल पावर बढ़ाने का मतलब आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट बढ़ने का मतलब एक्टिव पावर ही बढ़ रही है। अल्टीमेटली हमारे पास जो है कुल मिला के बात यह है कि एक्टिव पावर या फिर हमारे पास जो है रियल पावर को जो है किसके थ्रू बढ़ाया जा सकता है, बाई चेंजिंग द मैकेनिकल इनपुट, ठीक है। एक्साइटेशन से आप किसको वेरी कर सकते हैं, रिएक्टिव पावर को वेरी कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास जो है रियल पावर आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर आप जो है अल्टरनेटर के मैकेनिकल पावर इनपुट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। ए 3 किलोवाट लोड इज सप्लाइड बाय, एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करिएगा। ए 3 किलोवाट लोड इज सप्लाइड बाय एन ऑटो ट्रांसफार्मर विद 0.7 ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर कितनी होगी प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ। तो गिवन डेटा क्या है, सबसे पहले ये लिख देंगे हमारे पास और आप भी सॉल्व करिएगा इसको साथ ही साथ। ऑटो ट्रांसफार्मर कितना लोड शेयर कर रहा है, 3 किलोवाट का ऑटो ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग है, और ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ऑफ ऑटो जो दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है, ये हमारे पास है। आपको कंडक्टिवली पावर कितनी ट्रांसफर होगी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। जैसे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो भी हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होती है वो तो कैसे होती है, इंडक्टिवली होती है, ठीक है, इंडक्टिव मीडियम की वजह से होती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ऑटो ट्रांसफार्मर में कंसेप्ट क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग जो है वो कॉमन होती है, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट एक ही होता है, और उसी में से हम जो है सेकेंडरी वाइंडिंग को भी निकाल देते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में न केवल 2 वाइंडिंग कंसेप्ट के थ्रू या फिर कंडक्शन मीडियम के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है, बल्कि इंडक्शन मीडियम के थ्रू भी एनर्जी ट्रांसफर होता है। इसलिए यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर में हमेशा पावर आउटपुट ज़्यादा मिलता है और ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहती है। अब हमें यह क्वेश्चन बात करना है कि हमारे पास कंडक्टिवली अगर आपको पावर ट्रांसफर पता करनी है तो STW पता करिएगा, और इंडक्टिवली पता करनी है तो S इंडक्टिवली पता करिएगा। चलो देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला बेस पे इसको हम सॉल्व करते हैं।
चलो यहाँ से हम देख लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है SO2 इक्वल टू STW अपॉन 1 माइनस के ऑफ ऑटो ट्रांसफर। ये हमारे पास तो गिवन डेटा क्या है, SO2 दिया रखा है 3 किलोवाट, STW ये तो कंडक्टिवली वाली आएगी 1 माइनस के ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर दैट इज 0.7। तो STW इक्वल टू कितना आ जाएगा, STW इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 0.3, 3 इंटू 0.3 दैट इज हमारे पास आ जाएगा 0.9 किलोवाट। टोटल 3 किलोवाट जा रही है, टोटल 3 किलोवाट है हमारे पास, टोटल 3 किलोवाट है, मतलब वो किसका समेशन होगा, इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर प्लस कंडक्टिवली पावर ट्रांसफर। तो हमें कंडक्टिवली मिल गई कितनी, 2 वाइंडिंग कंसेप्ट से, सॉरी इंडक्टिवली मिल गई 2 वाइंडिंग कंसेप्ट से कितनी जा रही है, 0.3 किलोवाट जा रही है। तो कंडक्टिवली कितनी जाएगी हमारे पास, 3 माइनस 0.3 हमारे पास, सॉरी 0.9 किलोवाट जा रही है, तो 3 माइनस 0.9 हमारे पास कितना रहेगा, 2.1 किलोवाट। सो ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या 2.1 किलोवाट? सो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, वैसे मैं आपको कंसेप्ट से समझा रहा हूँ फॉर्मूला बेस के थ्रू। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमारे पास अवेलेबल है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रहता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास ये रहता है कि अगर आपको एस इंडक्टिव पता करना है, 1 माइनस के ऑफ ऑटो इंटू एस ऑफ ऑटो, ये फॉर्मूला इंडक्टिव कंसेप्ट के लिए, इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर निकालने के लिए, और कंडक्टिव के लिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा के ऑफ ऑटो इंटू एस ऑफ ऑटो। तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ क्या पूछा था, हमें कंडक्टिवली पूछा था, तो 3 इंटू 0.7 डायरेक्ट कर लेते, 2.1 किलोवाट वैसे ही आ जाता हमारे पास डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर ऑफ वोल्टेज रेशियो V1 अपॉन V2, V1 ग्रेटर देन है V2, द फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली इज प्रोपोर्शनल टू। आपके पास इंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर होगी उसका फ्रैक्शन क्या रहेगा ये बताना है। आप में से अगर कोई आंसर बता सकता है तो ट्राई जरूर करिएगा। ये रेशियो क्या होगा, V1 अपॉन V1 प्लस V2, V2 अपॉन V1, V1 माइनस V2 अपॉन V1 प्लस V2, V1 माइनस V2 अपॉन V1। देखते हैं हमारे पास यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास ये जो रेशियो दिया हुआ है वोल्टेज रेशियो V1 अपॉन V2, V1 ग्रेटर देन V2, ये रेशियो दिया हुआ है हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज, क्योंकि V1 हाई है और V2 लो है, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर में जैसे हमारे पास एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या रहता है, उसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमेशा रहता है K इक्वल टू V2 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू रहता है I1 अपॉन I2 और हमारे पास E2 अपॉन E1, ऐसा लिखते हैं ना। वोल्टेज के रेस्पेक्ट में देखें तो हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज। कभी नहीं देखते हैं कि सेकेंडरी वोल्टेज हाई है या लो है। ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर, ऑर्डिनेटरी ट्रांसफार्मर के लिए अप्लाई होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपको हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में देखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो होता है लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज, हमेशा यही रहता है। इसको कोई मतलब नहीं होता है कि प्राइमरी वोल्टेज कितना है, सेकेंडरी वोल्टेज, इट इज ऑलवेज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज। वही कंसेप्ट हम यहाँ लगा देते हैं, के ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होना चाहिए, V1 अपॉन V2 नहीं, क्या होना चाहिए, V2 अपॉन V1। अब इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर निकालनी है। इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने देखा ही है प्रीवियस क्वेश्चन में। इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर जो होती है वो क्या होती है, 1 माइनस के ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इंटू एस ऑटो, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर का इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर का कंसेप्ट कितना होगा, 1 माइनस V2 अपॉन V1 इंटू एस ऑफ ऑटो, ये आ जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन V1 इंटू एस ऑफ ऑटो। तो इंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर हो रही है वो कौन से फ्रैक्शन के इक्वल आ रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे ऑटो ट्रांसफार्मर के, तो आपके पास इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर आ जाएगी। तो ये फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, V1 माइनस V2 अपॉन V1। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। इफ द वेरिएबल लॉसेस इन ए डीसी मोटर, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरिएबल लॉसेस कितने हैं, 600 वाट, देन द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द मोटर कांस्टेंट लॉसेस मस्ट बी।
ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी डीसी मोटर की हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, डीसी मोटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या कंडीशन होती है, कांस्टेंट लॉसेस, सॉरी वेरिएबल लॉसेस इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट लॉसेस होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उसी तरह ये तो डीसी मशीन के लिए, उसी तरह ट्रांसफार्मर के लिए आपके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या होने चाहिए, आयरन लॉसेस इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉपर लॉसेस होना चाहिए। उसी तरह आपके पास अगर अल्टरनेटर है उसमें भी यही कंसेप्ट अप्लाई होता है, वेरिएबल लॉसेस इक्वल टू क्या आना चाहिए, कांस्टेंट लॉसेस आना चाहिए फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर के लिए सिंपली आयरन लॉसेस इक्वल टू कॉपर लॉसेस। डीसी मशीन हो या एसी मशीन हो, वहाँ पर हमारे पास एसी मशीन मतलब एसी जनरेटर, वहाँ पर वेरिएबल लॉसेस इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस होना चाहिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। तो कांस्टेंट लॉसेस तो हमें दिया हुआ है कितना, सॉरी वेरिएबल लॉसेस दिया हुआ है 600 वाट, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमारे पास कांस्टेंट लॉसेस भी कितने होने चाहिए, 600 वाट। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड इज डी, द डायमीटर ऑफ एन लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर। हमारे पास अभी क्वेश्चन है ये पावर सिस्टम से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर के बीच में पहले तो हम डिफरेंस समझ लेते हैं। हालांकि आप इसका आंसर जानते हैं तो डायरेक्टली कमेंट करिएगा ABCD में से क्या करेक्ट होगा, लेकिन कंसेप्ट हम जरूर सीख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ACSR कंडक्टर होता है। सबसे पहले ACSR कंडक्टर में हमारे पास इंटरनली जो है स्टील की इस तरह से लेयर्स होती है। ऐसे समझिएगा, ये कितने स्टैंड्स हो गई, 7 स्टैंड्स हो गई आपके पास, है ना। यहाँ पर आपके पास 7 स्टैंड हो गई स्टील की। अब इसके ऊपर जो है आप एल्यूमिनियम की स्टैंड्स लगाते हैं, इस तरह से आप लगाते जाइएगा। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, कोई प्रॉपर डायग्राम नहीं है। इस तरह से इसके ऊपर एल्यूमिनियम की स्टैंड्स होती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो इस कंसेप्ट में या इस टॉपिक में ये बनता है कि आप पहले सॉलिड कंडक्टर यूज़ करते थे, उसके बजाय आजकल स्टैंडर्ड कंडक्टर क्यों यूज़ करने लगे। सॉलिड कंडक्टर में क्या होता है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन इजी पॉसिबल नहीं होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इजी नहीं होती। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। लेकिन स्टैंडर्ड कंडक्टर को आप जो है आराम से राउंड करके, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तो आप जो है अच्छे से प्लेस करके ट्रक के थ्रू या किसी के भी थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द मेन रीजन फॉर यूजिंग द स्टैंडर्ड कंडक्टर। ACSR आल्सो इज ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। तो ये ACSR से ही रिलेटेड कंसेप्ट है। हाँ, अब हमारे पास जो है यहाँ पर कभी भी जैसे मान लीजिए टोटल एल्यूमिनियम की ये ब्लू कलर में जो है ये 25 हमारे पास आ गई, 25 हमारे पास एल्यूमिनियम की स्टैंड आ गई। 7 जो है हमारे पास किसकी आ गई, मान लीजिए 7 ये आ गई स्टील की आपके पास। तो किसी भी स्टैंडर्ड कंडक्टर या ACSR कंडक्टर को सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन का भी IBPS में क्वेश्चन पूछा गया है RSAB में पिछली बार वाले पैटर्न में। तो ASD से रिप्रेजेंट किया जाता है। ASD मतलब नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्टैंड्स मतलब 25, उसके बाद नंबर ऑफ स्टील स्टैंड 7, और अगर डायमीटर मेंशन है तो लिख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब जो डायमीटर है उसका क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि डायमीटर का क्या फॉर्मूला होगा। स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ ईच स्टैंड। ये छोटी सी जो हमारे पास स्टैंड है उसका स्मॉल d हमारे पास डायमीटर है। तो ओवरऑल डायमीटर कितना होगा इसका हमारे पास पूरे कंडक्टर का, स्टैंडर्ड कंडक्टर का, ये हमें बताना। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास जो रहता है 2n-1 d इंटू डी रहता है, 2n-1 इंटू डी रहेगा आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमें थोड़ा सा एक चीज़ और भी देखनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास डायमीटर का क्वेश्चन तो हमारे पास हो गया है, 2n-1 d लिखो या 2x-1 d लिखो, अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन होता है हमारे पास। यहाँ पर हमें जो है आपको एक बात और भी देखनी है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जनरली द टोटल नंबर ऑफ स्टैंड्स इन एनी कंडक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ। टोटल नंबर ऑफ स्टैंड्स भी पूछ लेते हैं कि आपके पास जो है एल्यूमिनियम की, स्टील की, सभी की मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टैंड्स कितनी होगी आपको ये बताना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है दैट इज द 3x² - 3x + 1। एक बात ध्यान रखना,
यहाँ पर हमारे पास कैपिटल N जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टैंड्स ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। X क्या है ये बात ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ लेयर्स वेयर इन द सिंगल सेंट्रल स्टैंड इज काउंटेड एज द फर्स्ट लेयर, ठीक है। ध्यान रखना अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्मूला होता है। कई बार स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कम से कम 50 बार पूछ चुके हैं मुझसे। उसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि कई बुक्स जो है सेंट्रल जो हमारे पास स्टैंड होती है उसको फर्स्ट लेयर नहीं कंसिडर करते, तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा। उसको फर्स्ट लेयर नहीं कंसिडर करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला चेंज होगा। और अगर हम जो है यहाँ पर जो सेंट्रल है ना, सेंट्रल में तो एक ही रहेगी स्टैंड, अगर सेंट्रल फर्स्ट जो हमारे पास स्टैंड है उसको भी आप कंसिडर करते हो एज ए फर्स्ट लेयर, तो आप ये फार्मूला यूज करिएगा, ठीक है। ओवरऑल बात यही है हमारे पास। तो कुल मिला के बात ये है 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये फार्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। ए 3 लेयर स्ट्रैंडेड वायर, द नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेयर रेस्पेक्टिवली आर। हमारे पास जो है फर्स्ट स्टैंड में कितनी लेयर होगी। अब ऑब्वियसली बात है, अभी हम बात कर ही रहे थे कि फर्स्ट हमारे पास स्टैंड में एक ही लेयर होगी, इसके बारे में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट स्टैंड में तो एक ही लेयर होगी। बताना ये है कि हमारे पास सेकंड स्टैंड में और थर्ड स्टैंड में कितनी लेयर होगी। उसके लिए ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। सेकंड स्टैंड के लिए, थर्ड स्टैंड के लिए डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो अगर लेयर 1 के लिए जो है आप x इक्वल टू क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो n1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। लेयर 2 के लिए x कितना रखोगे आप, 2 रख दोगे, है ना। आपके पास तो n2 कितना आ गया, आपके पास 7 आ गया। उसी तरह लेयर 3 के लिए भी आप क्या रखोगे, लेयर 3 के लिए आप भी x इक्वल टू 3 रखोगे, तो आपके पास n3 कितना क्या आ गया, 19 आ गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है n3 19 आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि 19 आंसर है, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, और इसका मतलब ये भी नहीं कि 7 आंसर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा। n1 हमारे पास आया 1, n2 कितना आया 7 और n3 कितना आया, n3 हमारे पास आया था 19, ठीक है। आंसर क्या रहेगा वो देखो जरा प्लीज। पहले तो हमारे पास एक स्टैंड है सेंट्रल पे, तो n1 तो आंसर फर्स्ट तो लेयर में हमारे पास जो है फर्स्ट लेयर में एक ही स्टैंड रहेगी। सेकंड लेयर में हमारे पास कितनी स्टैंड रहेगी ये क्वेश्चन है। सेकंड लेयर में n2 जो आया वो 7 आया, इसका मतलब समझिएगा n2 जो 7 आया ना, इसका मतलब ये है कि टोटल मिला के 7 हमारे पास जो है लेयर है, सॉरी 7 स्टैंड है, ठीक है। टोटल सेकंड लेयर में टोटल मिला के 7 स्टैंड है, 6 ये हो गई, एक अंदर की, टोटल 7 हो गई। तो सेकंड लेयर में रियलिटी में है कितनी, एक माइनस कर दो 7 में से एक माइनस कर दो। अल्टीमेटली सेकंड लेयर में आपके पास स्टैंड है रियलिटी में 6 दिख रही है आपको। उसी तरह n3 19 आया, n3 19 का मतलब सारी मिला के थर्ड लेयर तक सारी मिला के टोटल स्टैंड कितनी है ये बोला है। तो n3 टोटल मिला के 19 है, तो 19 एग्जैक्टली थर्ड लेयर में आपको स्टैंड पता करनी है कि कितनी है थर्ड लेयर की, केवल थर्ड लेयर की। तो 19 में से जो भी पहले आंसर आया हुआ है उसको माइनस कर दो, एक तो ये हो गई, 6 ये हो गई, 1 और 6 ये माइनस कर दोगे तो टोटल आपके पास आंसर क्या रहेगा, 19 माइनस 7 दैट इज 12 आपके पास आंसर रहेगा, ठीक है। तो थर्ड लेयर में टोटल स्टैंड कितनी रहेगी, 12 रहेगी। तो आंसर क्या रहेगा, बहुत ही ढंग से सेलेक्ट करिएगा, गलत होने के चांस रहते हैं। हम तो सिंपली n1 n2 n3 कैलकुलेट करके डायरेक्टली बता देते हैं कि 1719 आ गया आंसर, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। हमें केवल थर्ड लेयर की चाहिए, केवल सेकंड लेयर की चाहिए, केवल फर्स्ट लेयर की चाहिए, क्योंकि आंसर जो आता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे फॉर्मूला जो अप्लाई होता है वो इंटरनली सारी स्टैंड्स को टोटल बताता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 1 7 1 6 एंड 12, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है देखो जरा प्लीज। इन ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर द वोल्टेज अक्रॉस द टॉप डिस्क इज मिनिमम, across the center disk is minimum, across the top disk is maximum, across the center disk is maximum।
सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में क्या होता है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में अगर आप देखोगे तो हमारे पास जनरली इस तरह से यहाँ पर डिस्कनेक्टेड रहती है, ये डिस्कनेक्टेड है और यहाँ से हमारे पास बीच में मेटल लिंक है और मेटल लिंक है, यहाँ से कंडक्टर पास होता है, ये कंडक्टर पास हो रहा है, ये सपोर्ट है हमारे पास, ये सपोर्ट है, ये क्रॉस आर्म है पोल की और क्रॉस आर्म से हमारे पास इस तरह से ये डिस्क कनेक्टेड है हमारे पास, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो टॉप डिस्क कौन सी हो गई हमारे पास, ये टॉप डिस्क हमारे पास ये रहेगी। टॉप डिस्क का मतलब रहेगा ये, टॉप डिस्क का मतलब ये नहीं कि आपके पास जो सबसे टॉप वाली ऊपर वाली, ऐसा नहीं, इसके लिए ये थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन हो जाता है। टॉप डिस्क का मतलब जो कंडक्टर के नज़दीक रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बीच में मेटल लिंक है, यहाँ पे भी मेटल लिंक है और बीच में इंसुलेटर है। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, दो कंडक्टर और बीच में अगर इंसुलेटर आ जाता है तो क्या फॉर्म होता है, कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। इस कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं, सेल्फ कैपेसिटेंस बोलते हैं। मतलब हर एक डिस्क के बीच में, दो मेटल लिंक के बीच में हमारे पास क्या होगा, एक इंसुलेटर आ गया तो उसकी वजह से यहाँ पर कैपेसिटेंस डेवलप होता है। तो इस तरह से हमारे पास कैपेसिटेंस डेवलप हो गई, दैट इज द सेल्फ कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटेंस और डेवलप हो जाता है यहाँ पर, ये मेटल लिंक और टावर भी मेटल का हमारे पास, तो यहाँ पर एक कैपेसिटेंस और डेवलप हो रहा है, दैट इज द अर्थ कैपेसिटेंस और शंट कैपेसिटेंस, इसको हम ये बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शंट कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है हमारे पास, जब भी यहाँ से कोई भी करंट जा रही है, चार्जिंग करंट, यहाँ से कुछ लीकेज करंट जाएगी इधर की तरफ, ठीक है, कुछ लीकेज करंट हमारे पास। वैसे इंसुलेटर का काम क्या है, इंसुलेटर का काम ये है कि हमारे पास जो है करंट को पास होने से रोकना, सो दैट यहाँ पर जो आदमी कोई झूलता झूलता यहाँ पहुँच जाए और यहाँ हाथ खड़ा रख के ऐसे खड़ा हो जाए तो वहाँ पर उसको जो है इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ से ये कंडक्टर की करंट जो है ये इस पोल को पास नहीं करनी चाहिए, ग्राउंड में नहीं जानी चाहिए। अल्टीमेटली यहाँ पर जो है कुछ हमारे पास जो है लीकेज करंट जा रही है मान लीजिए, तो वो जो है दोनों तरफ डाइवर्ट होती है, दोनों तरफ हमारे पास डाइवर्ट होती है और यहाँ पर जो है ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप, शंट कैपेसिटेंस का इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ता हुआ कैपेसिटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो रहेगी टॉप डिस्क पे रहेगी। इसीलिए जो है ओवरऑल हम देखा जाए सबसे कम लो वोल्टेज जो रहेगा फर्स्ट डिस्क पे रहेगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन आता है और अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को रेक्टिफाई करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको स्ट्रिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। अल्टीमेटली स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब ये है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी अच्छी होने का मतलब ये है कि इस सारी डिस्क के अक्रॉस यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो हमारे पास ये जो टॉप डिस्क है इसके अक्रॉस वोल्टेज जो रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा और इसके जो है इसके कारण इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ज़्यादा होने के कारण ये पंचर भी हो सकती है। पंचर मतलब ये यहाँ से करंट जो है इजीली लीक होके फोर्थ पे चली जाएगी, डायरेक्ट कंडक्टर का जो लिंक है वो किससे एस्टेब्लिश हो जाएगा, फोर्थ से, और फोर्थ अगर पंचर हो गई तो उसका कंडक्टर का लिंक किससे कनेक्ट हो जाएगा, 3 एंड सो ऑन। इस सक्सेशन में सारी जो है इंसुलेटर डिस्क पंचर हो जाती है और यहाँ से जो है करंट बाईपास होके सीधा ग्राउंड को चली जाती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है टॉप डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम है, इतना ही हमें पता करना था। आगे हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। In a DC generator, whenever the rotating armature coil is parallel to the line of flux, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। DC जनरेटर में रोटेटिंग आर्मेचर coil parallel to the line of flux है। The rate of change of flux linkage is minimum. The flux linked with the coil is minimum and rate of change of flux linkage is maximum. The flux linked with the coil is maximum. Flux linked with the coil is maximum and rate of change of flux linkage is minimum. दो चीज़ें पूछिए कि फ्लक्स लिंक जो हो रहा है वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, बस भाई साहब इतना बता दो, ठीक है, इस सिचुएशन में। दूसरा पूछा है
डी साई बाई डी टी, फ्लक्स लिंकेज साई लिखो या फाई लिखो, या डी फाई बाई डी टी लिखो या डी साई बाई डी टी लिखो। दूसरा ये पूछा है कि इसी सेम सिचुएशन में डी फाई बाई डी टी मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। बात इतनी सी है। सिचुएशन क्या है देख लेते हैं। एक डीसी जनरेटर है जिसमें रोटेटिंग आर्मेचर की कॉइल पैरेलल ऑफ लाइन ऑफ फ्लक्स में। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। ये डीसी जनरेटर है, ठीक। ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया। यहाँ से लाइन ऑफ फ्लक्स कैसे जाएगा, चलो लाइन ऑफ फ्लक्स बना देते हैं। ये लाइन ऑफ फ्लक्स एन से एस की तरफ आउटसाइड जा रहा है फ्लक्स, ठीक है। अब हमारे पास जो है बीच में हमारे पास यहाँ पर रोटर है या आर्मेचर है, ठीक है। ये आर्मेचर की शाफ्ट, और यहाँ पर जो है कुछ कॉइल्स है। आर्मेचर के अंदर कॉइल्स रहेगी, इंटरनली कॉइल्स रहती है, क्रॉस कंडक्टर एन की तरफ और डॉट कंडक्टर एस की तरफ, ठीक है। ये रहता है ऊपर की तरफ ब्रशेस है। तो मान लीजिए मैं कुछ पॉइंट्स कंसिडर करता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, ये 5, ये 6 नंबर का, ये 7 का और ये 8 का। मतलब ओवरऑल पूरे रोटेशन में 8 पॉइंट कंसिडर कर दिए, 8 दिशाएं। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास ये सिचुएशन है कि आर्मेचर कॉइल पैरेलल टू द लाइन ऑफ फ्लक्स। आर्मेचर कॉइल पैरेलल टू द लाइन ऑफ फ्लक्स। लाइन ऑफ फ्लक्स तो इधर है हमारे पास, ठीक है। अगर आप फर्स्ट और 5 पॉइंट को कंसिडर करोगे तो वो उनका एक्सिस किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, वो तो नहीं है हमारे पास। आपको कौन सा पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, 3rd और 7th वाले। 3 और 7th को जो आप कंसिडर करोगे पैरेलल के लिए, मतलब अल्टीमेटली 3rd नंबर पॉइंट और 7 नंबर पॉइंट पे आपको बताना है कि यहाँ पर जो है आपके पास जो फ्लक्स का एक्सिस है उसी आर्मेचर कॉइल का भी एक्सिस सेम है, दोनों पैरेलल है। उस कंडीशन में आपके पास यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम होगी, या फिर डी फाई बाई डी टी की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम होगी, वही बताना है। तो एक बात समझो जरा प्लीज़, हमेशा ध्यान रखना कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर इंड्यूस होता है, आपके पास जो है डी एक्सिस पे सबसे ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर क्यू एक्सिस पे देखोगे तो ईएमएफ जो है कम से कम इंड्यूस होता है। इंड्यूस ईएमएफ की एक वेवफॉर्म बना देते हैं, देखिएगा। डी एक्सिस पे आपके पास मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा इस तरह से, मान लीजिए डी एक्सिस पे मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डी फाई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो डी एक्सिस पे मतलब ये हमारे पास 3rd और 7th पॉइंट, 3rd पॉइंट और 7th पॉइंट, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम है, मतलब डी फाई बाई डी टी क्या है, मैक्सिमम है। अल्टीमेटली हमें ये पता चल गया कि 3rd और 7th पॉइंट पे जो आर्मेचर कॉइल पैरेलल है विद रेस्पेक्ट टू लाइन ऑफ फ्लक्स, तो वहाँ पर हमारे पास जो है इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होगा, तो हमारे पास डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा। एक पार्ट तो ये समझ में आ गया, मतलब इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास जो रहता है उससे एक हमेशा रिलेशन जो रहता है ई इक्वल टू क्या रहता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। हमेशा एक ध्यान दीजिएगा कि जो फ्लक्स होता है उससे इंड्यूस ईएमएफ 90 डिग्री लैग करता है। तो अगर फ्लक्स ये इंड्यूस ईएमएफ की वेवफॉर्म है तो फ्लक्स की वेवफॉर्म जो है वो इससे 90 डिग्री पहले स्टार्ट हो गई होगी। फ्लक्स की वेवफॉर्म 90 डिग्री इससे लीड करेगी, ठीक है। तो ये फ्लक्स की वेवफॉर्म है। अब आप बताओ 3rd पॉइंट पे फ्लक्स कितना है, मिनिमम है। 7 पॉइंट पे भी फ्लक्स कितना लिंकेज है, मिनिमम है। अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में आंसर ये रहेगा कि 3 और 7 पॉइंट पे फ्लक्स लिंक विद द कॉइल क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, है ना। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए 6 पोल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार दिक्कत आती है। ए 6 पोल लैप कनेक्टेड डीसी जनरेटर है, 480 कंडक्टर है, आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस 0.06 ओम है लेफ्ट वाइंडिंग के केस में। इफ द कंडक्टर आर रिकनेक्टेड टू फॉर्म वेव वाइंडिंग, अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस विल बी। जो हमारे पास पहले गिवन क्या डेटा है, लेफ्ट वाइंडिंग का डेटा है, और लेफ्ट वाइंडिंग में आपके पास क्या गिवन है, 480 कंडक्टर है,
6 पोल है और लैप वाइंडिंग के केस में R लैप जो है वो आपके पास 0.06 ओम है, ये दिया हुआ है। अब आपको बोला कि वेव वाइंडिंग में इसका कनेक्शन रिकनेक्शन कर दिया गया है, तो आपको क्या बताना है, वेव वाइंडिंग के केस में जो नया आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आएगा आर वेव, वो बताना है। क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला है। वैसे तो आप कैलकुलेशन, लेंदी कैलकुलेशन करके भी पता कर सकते हो, पैरेलल पाथ बना के, फिर जो है क्योंकि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू होगा नंबर ऑफ पोल्स के, फिर जो है आप जो है वापस उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके 2 पैरेलल पाथ में लेके आओ, क्योंकि इसमें पैरेलल पाथ कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, एंड लेंदी कैलकुलेशन रहेगी। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला आप क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला आपके पास ये रहेगा, ए स्क्वायर ऑफ लैप वाइंडिंग इनटू रेजिस्टेंस इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग इक्वल टू ए स्क्वायर ऑफ वेव वाइंडिंग इनटू रेजिस्टेंस इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग। हमें क्या पता करना है, रेजिस्टेंस इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग, आर वेव पता करना है। ए लैप आर लैप इनटू a lap, number of parallel path of lap winding, number of parallel path of wave winding, स्क्वायर ये आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, आर लैप जो दे रखा है 0.06 ओम इनटू लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ P 6, वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2, 6/2 का स्क्वायर 0.06 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 0.54 ओम। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इक्विलाइजर रिंग। एक बात समझिएगा जरा प्लीज, पहले ऑप्शन देख ही लेते हैं, फिर कंसेप्ट समझाई देंगे। क्या ऑप्शन है हमारे पास, टू अचीव द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट द ब्रशेस देयर बाय हेल्पिंग टू गेट स्पार्कलेस commutation, to avoid equal distribution of voltage at the brushes by helping to get sparkless commutation, to avoid unequal distribution of current at the brushes thereby helping to get sparkless commutation, unequal distribution at the brushes, ठीक है, achieve, यहाँ पे अचीव लिखा है ना, टू अचीव अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे टू अवॉइड, ठीक है, ए और सी में इस तरह से कन्फ्यूजन हो रहा है। टू अचीव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज एट द पोल्स देयर बाय हेल्पिंग टू गेट स्पार्कलेस कम्यूटेशन। तो एक बात तो कॉमन है चारों ऑप्शन में, स्पार्कलेस कम्यूटेशन आना चाहिए। स्पार्कलेस कम्यूटेशन आना चाहिए, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वोल्टेज, स्पार्किंग होगी हमारे पास करंट की वजह से। इसका मतलब हमारे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ए या हमारे पास करंट का कौन कौन सा है स्टेटमेंट, या सी में से एक करेक्ट होगा। अब अचीव तो करना ही नहीं है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। तो वैसे तो आप सीधा सा आंसर पता कर सकते हो कॉमन सेंस से, सी विल बी द राइट आंसर। लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है वो हम सीखते हैं। इक्वलाइजर रिंग क्या होती है, एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जो है कॉइल्स जो अंडरगोइंग होती है वेरियस पोल्स के अंडर, यहाँ एन पोल है, ये एस पोल है, यहाँ से जो है और आर्मेचर घूम रहा है, बहुत सारी कॉइल जो है अंडरगोइंग हो रही है। कभी कभी सभी पोल की जो एक स्ट्रेंथ जो होती है इक्वल नहीं होती है, और स्ट्रेंथ इक्वल नहीं होगी तो फ्लक्स लिंकेज जो है किसी पोल साइड से इक्वल नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, हर एक कॉइल में कभी ऐसी कंडीशन आती है कि ईएमएफ इंड्यूस जो है वो अलग अलग रहता है। एक्चुअली होता तो यही है कि जैसे मान लीजिए 16 कॉइल है और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 है ना, लैप वाइंडिंग का केस है, 4 पोल है, 16 कॉइल है, तो 16 कॉइल को आप कैसे कनेक्ट करोगे, 4 करके 4 पैरेलल पाथ बनाओगे। वेव वाइंडिंग होती तो आप 8 के 2 पैरेलल पाथ बनाते, 8 कॉइल के। ऐसे करके हमारे पास 1 2 3 4 एंड 16 कॉइल इस तरह से 4 पैरेलल पाथ में कनेक्टेड। हर एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस जो है वो अलग आ रहा है। इसमें मान लीजिए 5 वोल्ट आ रहा है, इसमें 6 वोल्ट आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, इसमें वापस 5 वोल्ट आ रहा है, और इधर आपके पास 2 वोल्ट आ रहा है, कहीं इधर 3 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे अलग वोल्ट आ रहा है, मतलब 6 वोल्ट आ रहा है, अगेन 5 वोल्ट आ रहा है। कुल मिला के बात ये है
कि यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज आएगा वो टोटल वोल्टेज इसके इक्वल नहीं रहेगा, और वोल्टेज अगर कभी भी पैरेलल कनेक्शन में इक्वल नहीं रहता है, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, और अगर पूरे पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बीच में क्या होगी, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, और सर्कुलेटिंग करंट इतनी हाई फ्लो होगी कि ये सारी कॉइल की जो है डैमेज हो जाएगी, और इस कारण हमारे पास अनइक्वल ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण हमारे पास जो है पैरेलल में वोल्टेज सेम नहीं रहेगा, कॉइल डैमेज हो जाएगी, फिर जनरेटर या मशीन हमारे पास किसी काम की नहीं रहेगी। अल्टीमेटली लैप वाइंडिंग के केस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमारे पास कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो है एक ऐसा कनेक्शन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है कि जिसमें हर एक कोइल या हर थर्ड कोइल को, ऐसा कंसेप्ट होता है हमारे पास कि जनरली किसी कोइल एक पर्टिकुलर पैटर्न में कि हर एक कोइल को जो है इक्वलाइजर रिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है। इक्वलाइजर रिंग से कनेक्ट करने से क्या होगा कि उनमें इक्वल वोल्टेज जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इक्वल वोल्टेज इंड्यूस होगा तो सारे पैरेलल पाथ में वोल्टेज जो मिलेगा आपको इक्वल मिलेगा और सर्कुलेटिंग करंट नहीं फ्लो होगी। वैसे डायग्राम में यहाँ पर आपको शो नहीं कर सकता, बस थ्योरेटिकली समझ लीजिएगा कि हमारे पास इक्वलाइजरिंग रिंग जो है लैप वाइंडिंग में बहुत ही नेसेसरी देखने को मिलती है टू अवॉइड द सर्कुलेटिंग करंट। अगर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी तो ब्रशेज पे क्या होगा, स्पार्किंग होगी, कम्यूटेशन जो हमारे पास स्पार्किंग का कारण रहेगा, और स्पार्कलेस कम्यूटेशन अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट को रोकना पड़ेगा। अनइक्वल वोल्टेज होगा तो अनइक्वल सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रही है, अल्टीमेटली रोकना किसको है, आपको अनइक्वल जो सर्कुलेटिंग करंट है उसको रोकना है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट को रोकना है टू हेल्पिंग टू स्पार्कलेस कम्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इक्वलाइजर रिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल है, इसके कंसेप्ट को और थोड़ा डेप्थ में सीखने के लिए देखो जरा प्लीज क्या क्वेश्चन बोला गया है। ए 6 पोल आर्मेचर डीसी आर्मेचर हैज सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग 720 कंडक्टर 3 टर्न्स पर coil 4 coil side per slot. Determine the number of slots in the armature and state whether equalizing ring can be employed or not. ये बताना है। देखो जरा प्लीज, एक सिंपल सा कंसेप्ट समझो, इक्वलाइजर कब इस्टेब्लिश किया जाता है ये आपको समझना है सबसे पहले तो। और इक्वलाइजर हमारे पास लैप वाइंडिंग में आ गया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कब एम्प्लॉय करना है और कब नहीं करना है ये हमें देखना है। इसके लिए इक्विपोटेंशियल पिच वैल्यू होती है। इक्विपोटेंशियल पिच वैल्यू क्या होती है? इक्विपोटेंशियल पिच वैल्यू, ये इक्विपोटेंशियल पिच वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 2C/P। अगर ये इंटीजर आ गई तो आप जो है यहाँ पर इक्वलाइजर रिंग को कनेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो चलो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्लोट्स निकालने। स्लोट्स कैसे पता चलेंगे? देखो जरा प्लीज, कॉइल साइड्स 4 कॉइल साइड्स पर स्लोट ऐसा लिखा हुआ है, तो हम जो है कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 720 कंडक्टर्स, Z = 720 दिया हुआ है। Z = हमारे पास होता है 2T। टर्न्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 720/2, ये हो जाएगा 360 टर्न्स। आगे हम देखते हैं क्या बोला गया, 3 टर्न्स पर कॉइल। इसका मतलब टोटल कॉइल कितनी है? कॉइल है हमारे पास, हर एक कॉइल में 3 टर्न्स है, तो हमारे पास कॉइल कितनी आ गई? कॉइल आ गई हमारे पास 360/3, दैट इज़ द 120। ठीक है, कॉइल C की वैल्यू कितनी आ गई? 120। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ स्लोट्स 4 कॉइल साइड पर स्लोट। ठीक है, अल्टीमेटली कॉइल अगर आपके पास 120 है तो एक कॉइल की कितनी कॉइल साइड होती है? 2 कॉइल साइड होती है हमारे पास। एक क्रॉस कंडक्टर होगा, एक डॉट कंडक्टर होगा, 2 ही कॉइल साइड होगी, 1 डैश। तो 120 कॉइल है तो हमारे पास कॉइल साइड कितनी होगी? × 2 कर दो, कॉइल साइड हो जाएगी हमारे पास 240। अब एक बात समझो, एक स्लोट में 4 कॉइल साइड रख सकते हो, तो 240 कॉइल साइड को रखने के लिए कितने स्लोट चाहिए होंगे? अल्टीमेटली स्लोट के लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ स्लोट के लिए 240/4, 4 कॉइल साइड को रख सकते हो, तो टोटल स्लोट कितने चाहिए? 60 स्लोट चाहिए। ये बात तो समझ में आ गया कि 60 स्लोट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं इक्विपोटेंशियल पिच वैल्यू जो 2C/P है वो इंटीजर होनी चाहिए। कॉइल कितनी आ गई? C 120, 2 × 120, और पोल कितने? 6, ये आ जाएगा
40, ये हमारे पास अल्टीमेटली इंटीजर वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो है 60 स्लॉट्स रहेंगे और इक्वलाइजर जो है कनेक्शन पॉसिबल है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर्स रिक्वायर्ड फॉर 132 kV ट्रांसमिशन लाइन। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास अभी जो हम सस्पेंशन इंसुलेटर की डिस्क बना रहे थे वो डिस्क हमारे पास कितनी चाहिए ये बताना है। कभी भी जो ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज गिवन होता है वो लाइन वोल्टेज गिवन होता है, और नंबर ऑफ डिस्क का जो फॉर्मूला रहेगा वो हमेशा रहेगा फेज वोल्टेज अपॉन 11 प्लस सेफ्टी फैक्टर। एक या दो कोयल आप एक्स्ट्रा कनेक्ट कर सकते हैं। फेज वोल्टेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज बाई √3 इंटू 11 प्लस सेफ्टी फैक्टर। हर एक डिस्क को जनरली 11 kV के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कभी कभी कोई एग्जामिनर एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हुए बोल देता है कि हर एक डिस्क को जो है 5 kV के लिए डिज़ाइन किया गया, फिर बताओ नंबर ऑफ डिस्क कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसा भी प्रॉब्लम रहता है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के ही चलना है। यहाँ 11 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 11 kV के लिए डिस्क को डिज़ाइन किया गया है। अगर 10 kV के लिए किया हुआ है तो फिर 10 से डिवाइड करना है ना। ठीक है, कंसेप्ट के थ्रू जाओ, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। IPPS में शायद ऐसा क्वेश्चन आया भी था। VL इक्वल टू हमारे पास क्या है 132 अपॉन √3 इंटू 11 प्लस सेफ्टी फैक्टर एक कनेक्ट कर लो, ये लगभग आपके पास हो जाएगा 7 है ना। ये 12 अपॉन √3 7 और प्लस 1 ये आ जाएगा 8 डिस्क आपके पास चाहिए होगी। अल्टीमेटली क्या राइट आंसर होगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाई ए। टोटल स्ट्रिंग के अक्रॉस वोल्टेज जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है, मान लीजिए 3 डिस्क कनेक्टेड है स्ट्रिंग में, V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरह से बना देते हैं। V3 इसके अक्रॉस, V2 इसके अक्रॉस, V1 इसके अक्रॉस। ठीक है, टोटल वोल्टेज जो आ रहा है वो A से डिनोट किया जा रहा है। द नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाई, जो N है हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क वो B से डिनोट की जा रही है। द वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर इज डिपेक्टेड बाई C। V3 को इन्होंने C बोल दिया। स्ट्रिंग एफिशिएंसी आप कैसे शो करोगे, ABC, A/B, A/BC या AB/C। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कमेंट करिएगा आंसर क्या आएगा। स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी हमारे पास टोटल वोल्टेज अपॉन N इंटू डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। टोटल वोल्टेज हमारे पास किससे शो किया गया, A से, नंबर ऑफ डिस्क कितनी है B, और वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरर टू द कंडक्टर C है, तो क्या आ जाएगा A/BC। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, C विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के सेशन में अभी तक हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी की अगर मान लीजिए हमारे पास फार्मूला याद करने में बहुत दिक्कत आता है और कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने में, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क 3 की बजाय 4 हो, 5 हो, 6 हो, तब हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम एक यूनिवर्सल फार्मूला भी देखेंगे, उसके थ्रू स्ट्रिंग एफिशिएंसी के क्वेश्चन करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। कोई और आपको हेल्प चाहिएगा तो कमेंट करिएगा।